अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अ प्रोनाउन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हाँ जी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी कि जब भी हमने कुछ पूछना हो, कोई सवाल करना हो, तो उसके लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। उसकी एग्जांपल्स में क्या क्या हैं जी? विच, हु, हुज, whom, what, when, where, how, why, etc. यानी ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है याद रखने वाली वो ये है, most of the interrogative pronouns are similar in form to relative pronouns, but the function they perform is different, i.e. they are used for asking questions। जी, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं इनकी फॉर्म बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह है, लेकिन ये फंक्शन डिफरेंट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। यानी कि ये जो विच है, हु है, हुज है, ये सारे क्या हैं? ये रिलेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं। ठीक है, अगर किसी जगह पे ये अकेले लिखे हुए हैं, अकेले पढ़े हुए हैं किसी जगह पे, यहाँ जैसे यहाँ पढ़े, तो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या ये रिलेटिव प्रोनाउन है जब तक कि वो सेंटेंस के अंदर यूज हुए हुए आपको नजर ना आए। ठीक है, तो यही वाले वर्ड्स यही हैं, यानी फॉर्म्स इनकी यही हैं। जब ये वर्ड किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज होंगे तो फिर हम इन्हें क्या कहेंगे? हम इन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन यही वर्ड अगर किसी सेंटेंस के दरमियान में लगे हुए हैं और वो उस सेंटेंस के अंदर पहले से यूज हुए किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेट कर रहे हैं, किसी बात को उसको रिफर कर रहे हैं, तो फिर अब हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसा कि अभी ये नीचे एक सेंटेंस में मैं एग्जांपल की मदद से ये बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। शी इज द गर्ल हु वॉन द गोल्ड मेडल। वो लड़की है जिसने गोल्ड मेडल को जीता। अब देखें ना, हु यहाँ सेंटर में है और इसका एंटीसीडेंट गर्ल है, यानी कि हु जो है ये गर्ल से रिलेट कर रहा है, बात को मुकम्मल कर रहा है। यानी हु जो है ये एक्चुअल में डिस्क्राइब कर रहा है कि जो गोल्ड मेडल है वो लड़की ने जीता है। ठीक है, तो ये रिलेट कर रहा है गर्ल को, इस बात को, रिलेटिव क्लॉज को गर्ल के साथ रिलेट कर रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, who won the gold medal। गोल्ड मेडल किसने जीता है? अब यहाँ पे वर्ड देखें ना, वही वाला हु है, लेकिन यहाँ पे वो रिलेट नहीं कर रहा। यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है इटसेल्फ। यहाँ पे ये हु जो है ये गर्ल यानी जो सब्जेक्ट है उसको उसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हु क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। जैसे हु वॉन द गोल्ड मेडल, तो मैं कहूँ कि आई वॉन द गोल्ड मेडल, तो इसका मतलब है हु जो है वो आई की जगह पे यूज हुआ है, आई वॉन द गोल्ड मेडल, तो आई को रिप्लेस कर रहा है हु। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये रिप्लेस भी कर रहा है सब्जेक्ट को और ये क्वेश्चन भी आस्क कर रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है। तो बस आपने जहन में रखनी है बात कि ये जो वर्ड्स हैं यही वर्ड जब सवाल करने के लिए यूज हो रहा है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर ये किसी बात को किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करने के लिए यूज हो रहे हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब यहाँ मैंने डेफिनेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात की थी कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए भी पूछे जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है जरा इनको आप समझ लें। देखें, सिंपल सी बात है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का टॉपिक जो है। नरेशन की बात की जा रही है कि एक बंदा आपसे डायरेक्ट कोई बात कर रहा है तो वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन है। एक जो है वो अब तज़किरा कर रहा है किसी और बात का, तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कुछ पूछा, फर्ज करें मैं आपसे कहता हूँ आपका नाम क्या है, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। अब मैंने आपसे ये पूछा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ये जो मेरी और आपकी कन्वर्सेशन हुई है,
आप इस कन्वर्सेशन का किसी तीसरे बंदे से जिक्र करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि अली अदनान साहब ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। ठीक है, तो सर अली अदनान आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, यानी इनडायरेक्ट वो चला गया ना। ठीक है, तो जब आप वो बात करेंगे तो इनडायरेक्ट नरेशन में बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चन फिर बन रहा है वो आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे भी है, आप मुझसे पूछते हैं, ठीक है, कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये आपने मुझसे जो है व्हाट आर यू टीचिंग, तो ये आपने मुझसे डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसी बात का तज़किरा मैं अपनी किसी और स्टूडेंट से कर रहा हूँ कि फलां स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अली आस्क्ड मी व्हाट आई वाज टीचिंग, अली आस्क्ड मी व्हाट आई वाज टीचिंग, तो ये अब हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल्स की मदद से मजीद इसको क्लियर करता हूँ। उम्मीद तो है कि आपको समझ आ गई होगी, नहीं भी आई तो कोई मसले वाली बात नहीं है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी। तो अगर मैंने वो पढ़ा दिया है अब तक, जब तक आप तक वीडियो पहुंची गई, हो सकता है कि वो आगे जाके मैंने पढ़ा दिया हो। अगर मैंने पढ़ा दिया तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया होगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। विच बुक इज यूअर्स, आपकी किताब कौन सी है या कौन सी किताब आपकी है। तो अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से होंगे, आई एस्क्ड हु वाज कमिंग, मैंने पूछा कि कौन आ रहा था। ठीक है ना, तो अब ये ऐसे ही है ना कि अब ये इनडायरेक्ट बात हो गई। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है इसमें जैसे आप मेरे साथ खड़े हैं तो कोई तीसरा बंदा आ रहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ हु इज कमिंग, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये बात खत्म होगी, मैं आगे किसी और से थर्ड पर्सन से बात कर रहा हूँ कि मैं वहां पे खड़ा था तो मैंने अली से पूछा कि कौन आ रहा है, तो फिर मैं कहूंगा आई आस्क्ड हु वाज कमिंग। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आई आस्क्ड हु वाज कमिंग। ठीक है, इसी तरह आई डू नॉट नो हु इज गोइंग, मैं नहीं जानता कि कौन जा रहा है, तो ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। टेल मी व्हाट यू वांट, आप मुझे बताइए कि आप क्या जो है चाहते हैं। डू विच यू वुड लाइक टू डू, जी आप कीजिए जो भी आप करना चाहते हैं। तो अब ये भी एक बात है कि जो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में यूज हुआ है और क्वेश्चन डायरेक्ट है, ठीक है, तो फिर उसकी एक ये भी निशानी है कि उस सेंटेंस के आखिर में एक साइन लगता है स्पेसिफिक, जिसे हम क्या कहेंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये इसकी अलामत है, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लगा हुआ है, देखें यहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये तो ये यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो नहीं सॉरी, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो। ये देखें यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पे यूज होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इनके आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया वहां पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन यूज नहीं होता। लेकिन अब ये अपने अपनी कॉमन सेंस से काम लेना है, सेंटेंस की सेंस को आपने देख के ये बात समझने की कोशिश करनी है कि ये जो वर्ड हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुए हैं या ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुए हैं। अगर तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगी हुई है फिर तो सिंपल है ना, इसका मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आस्क किया हुआ। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, अगर वो रिलेट कर रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। जी अच्छा जी, आगे एक और बात है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एज डिटर्मिनर्स। जी, जो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं ये डिटर्मिनर्स के तौर पे भी यूज होते हैं। अब डिटर्मिनर क्या होता है, डिटेल में समझना है तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई गई है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ये कोई भी वर्ड जो है जो कि नाउन को क्लैरिफाई करने के लिए यूज होता है, नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। जैसा कि एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या करता है, ये नाउन क्या जो है मीनिंग उसमें इजाफा करता है, ऐड करता है, या नाउन को एक्सप्लेन करता है, मॉडिफाई करता है। तो एडजेक्टिव क्या है, ये डिटर्मिनर भी होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, नो डाउट ये क्वेश्चन को ऐड करने के लिए, क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये बाज दफा डिटर्मिनर के तौर पे भी यूज होते हैं। डिटर्मिनर के तौर पे यूज हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये नाउन को क्या कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसा कि अभी सेंटेंसेस की मदद से आपको समझ आएगी। it doesn't matter which work you do, तो
ये कोई बात मैटर नहीं करती या इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कौन सा काम करते हैं। या शी डज नॉट नो हुज जॉब शी इज डूइंग, तो वो नहीं जानती कि वो किसकी जॉब कर रही है। अब यहाँ पे जरा गौर करें कि ये जो आपका विच है और ये जो आपका हुज है, ये क्या हो रहा है, ये नाउन के बिल्कुल साथ लगे हुए हैं, तो ये नाउन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि विच वर्क, कौन सा वर्क, या जौन सा वर्क, तो इसका मतलब है ये नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, नाउन के साथ है, तो विच यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। इसी तरह हुज जॉब, किसकी जॉब, किसका काम, तो ये नाउन, जॉब नाउन है, ये नाउन के साथ है, नाउन को जो है मॉडिफाई कर रहा है। जॉब, हुज जॉब, किसकी जॉब, तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकला इस बात का, एज डिटर्मिनर्स interrogative pronouns are sometimes called interrogative adjectives। जी, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके interrogative pronouns जो हैं ये interrogative adjectives के तौर पर भी यूज होते हैं। अब ये तीन चीजें आ गई हैं, एक relative pronoun, interrogative pronoun और interrogative adjective। relative pronoun क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जब वर्ड तो वो relative pronoun होगा, वर्ड यही होंगे, ठीक है। जब वो किसी नाउन को रिलेट कर रहा है, रिलेटिव क्लॉज को, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। यही वर्ड जब किसी नाउन के बिल्कुल साथ में यूज हो रहा है और उस नाउन को क्लैरिफाई कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज हो रहा है, तो फिर ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव इसलिए है कि आखिरकार पूछा तो सवाल ही जा रहा है ना, जैसे विच वर्क, कौन सा वर्क, इसका आप कोई ना कोई जवाब देंगे तो पता चलेगा, तो एक्सप्लेन इसको नोट आउट कर रहा है, लेकिन है क्वेश्चन ही, ठीक है ना। हुज जॉब, किसकी जॉब, पूछा जा रहा है ना कि जॉब किसकी है, लेकिन हो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से ये एडजेक्टिव के तौर पे है ये इंट्रोगेटिव वर्ड ही, पूछा क्वेश्चन ही जा रहा है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, तो लिहाजा ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। तो आप ज़हन में रखना है, तीन चीजें आ गई हैं, वर्ड सेम ही है, यही वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होंगे, यही वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होंगे, और यही वर्ड जो हैं ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पर भी यूज होंगे। जी, तो अब इनकी और एग्जांपल्स देख सकते हैं। विच गेम आर यू प्लेइंग, आप कौन सी गेम खेल रहे हैं। विच जॉब शैल वी डू, हम कौन सा काम करेंगे। व्हाट गेम हैव यू प्लेड, आपने कौन सी गेम जो है वो खेली है। व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू सॉल्विंग, आप कौन से मसाइल जो हैं या प्रॉब्लम्स हल कर रहे हैं। आप देखें ना, गेम नाउन है, जॉब नाउन है, गेम यहाँ पे फिर नाउन है, प्रॉब्लम्स क्या है, नाउन है। तो ये जो विच और व्हाट यानी ये जो यूज हुए हैं ये नाउन के साथ यूज हुए हैं, कार्य ये क्वेश्चन ही रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड ही हैं, ठीक है, इसीलिए इंट्रोगेटिव हैं। लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से ये एडजेक्टिव भी हैं, क्योंकि ये नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, इसलिए क्या है ये विच व्हाट जो है ये चारों यहाँ पे क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस हवाले से, द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस are also used to introduce noun clauses and they play a subject role in the clauses they introduce like relative pronouns। जी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। देखें, प्रोनाउन होता क्या है, जो नाउन को रिप्लेस कर रहा है, नाउन की जगह पे यूज हो रहा है ना, नाउन को रिफर कर रहा है। लेकिन ये जो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये बाज़ औक़ात एज ए सब्जेक्ट यूज हो जाते हैं, ये बात समझने वाली है। देखें, प्रोनाउन का मतलब ही ये है कि जो नाउन को रिप्लेस कर रहा है, नाउन अमूमन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसको ये रिप्लेस कर रहा होता है। लेकिन बाज दफा क्या होता है कि ये आपका जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये इटसेल्फ जो है ये सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। उसकी वजह ये है कि ये जब नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाता है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन करता था कि एक बात पहले, यानी फिक्रे के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, ठीक है, दूसरी यानी एक आपकी मेन क्लॉज है, एक आपकी जो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो जो आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है और वो मेन क्लॉज को क्या कर रहा है, उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो वो रिलेटिव प्रोनाउन चूंकि पहले होता है और रिलेटिव क्लॉज में वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा होता है। इसी तरह अगर आपका ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसी ऐसे सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है जिसके अंदर दो आपके क्लॉजेज हैं, एक मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। अब किसी को क्लॉजेज का नहीं पता तो इससे रेलेवेंट वीडियो आप देख सकते हैं, फ्रेज सेंटेंस क्लॉज के ऊपर बनाई हुई है, तो वो भी उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो अब अगर ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है
ये यूज हुआ है उसमें ऐसे सेंटेंस के अंदर जिसके अंदर दो क्लॉज हैं, एक मेन क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और एक आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो फिर क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, ठीक है, उसे हम नाउन क्लॉज भी कहेंगे उस वक्त जब ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। फिर क्या करेगा, ये एक्चुअल में इंट्रोड्यूस कर रहा होगा नाउन क्लॉज को, ये उसके सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा होगा। अभी एग्जांपल देखेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कि तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी ऐसे ही होता है। वी नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब, हम जानते हैं कि जॉब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब देखें ना, इसमें दो हिस्से हैं। वी नो ये आपकी मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये नाउन क्लॉज है, ठीक है, ये नाउन क्लॉज है। तो इसका मतलब है ये हु क्या कर रहा है, ये इस नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसको शुरू करवा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि ये चूंकि रिप्लेस कर रहा है नाउन को, ठीक है, अगर हम इसका जवाब लिखें तो यहाँ पे कोई नाउन आएगा, इसलिए क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट के तौर पे, जैसे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब, अगर इसका जवाब है तो ये होगा ना अली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये कहें इसके जवाब में, वी नो अली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब, तो इसका मतलब है अब ये जो नाउन क्लॉज में अगर हु ना हो, अली ना हो, तो क्या होगा, अली क्या होगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जॉब की जगह हम लिखें अली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब, अली सब्जेक्ट बन रहा है ना, तो अली को हु रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस नाउन क्लॉज में यहाँ पे अब हु क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी ऐसे होता था ना कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता था, वो रिलेटिव क्लॉज को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता था। तो यहाँ पे ये नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवा रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक और सेंटेंस देखें, आई ऑलरेडी नो व्हाट गेम शी इज ट्राइंग टू प्ले, मैं जानता हूं कि वो कौन सी गेम जो है वो खेलना चाह रही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये मेन क्लॉज है, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये आपकी बेसिकली नाउन क्लॉज है। तो व्हाट क्या कर रहा है, ये नाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है और इसमें एज एन सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो हु इज, अच्छा ये बात होगी। अब उसके बाद हमने थोड़ा सा इनका जिक्र करना है अलग-अलग से इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का, कि ये कौन सा जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज होता है। जी, तो सबसे पहले हु इज यूज्ड ऑफ पर्सन्स ओनली। हाँ जी, ये जो आपका ये बात याद रखनी है कि जो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु है ये हमेशा पर्सन्स के लिए यूज होगा, यानी कि लोगों के लिए यूज होगा। जैसे कि हु इज प्लेइंग द मैच, मैच कौन खेल रहा है, हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है, whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं। तो अगर हम इनका आंसर देखें तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनके आंसर में कोई ना कोई नाउन ही आएगा ना, कोई पर्सन आएगा। वी एक्सपेक्ट द आंसर टू बी द नेम ऑफ अ पर्सन। हु इज प्लेइंग द मैच, अली इज प्लेइंग द मैच। हुज बुक इज दिस इज अलीज बुक, ठीक है। whom do you want to meet, I want to meet अली। तो इसका मतलब है who, whose, whom जो है ये पर्सन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो हु जो है ये हमेशा क्या होगा, ये पर्सन्स को शो करता है, पर्सन्स को रिफर करता है। हुज इसकी ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव फॉर्म है, और हुम जो है ये सॉरी हुज इसकी पोजेसिव फॉर्म है, हुम इसकी एक्यूसेटिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। जी, नेक्स्ट है जी विच इज यूज ऑफ बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स। जी, विच जो है ये पर्सन्स के लिए भी यूज होता है और ये चीजों के लिए भी यूज होता है। अब ये पर्सन और चीजों दोनों के लिए क्यों यूज होता है, उसकी वजह यह है, इट इम्प्लाइज अ क्वेश्चन कंसर्निंग अ लिमिटेड नंबर। असल में जो विच है ये मफहूम दे रहा होता है सिलेक्शन का, और लिमिटेड नंबर को ज़ाहिर करता है कि दो या दो से ज्यादा पर्सन हैं, या दो से ज्यादा चीजें हैं, या दो या दो से ज्यादा कैफियत हैं, या दो से ज्यादा आइडियाज हैं। उनमें से आपने किसी एक को या दो चार को या किसी एक ग्रुप को आपने सिलेक्ट करना है, यानी लिमिटेड नंबर में से, ठीक है ना, एक लिमिटेड नंबर यानी मुख्तस कोई चीजें हैं, उनमें से किसी चीज को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन को और लिमिटेड नंबर को एम्प्लॉय करने के लिए जो है एम्प्लॉयड मीनिंग जो देता है वो विच देता है, ठीक है। तो विच जहां पे भी आ जाए तो आपने ज़हन में रखना है कि बात हो रही है यहाँ पे सिलेक्शन की। तो अब इसमें विच जो है, जैसे हु था वो सिर्फ पर्सन्स के लिए है, विच जो है ये चीजों के लिए भी हो सकता है और ये पर्सन्स के लिए भी हो सकता है। जैसा कि विच आर यूर पेंसिल्स, आपकी पेंसिल्स कौन सी हैं। अब लिमिटेड नंबर आ गई ना, तो कुछ पेंसिल्स पड़ी हुई हैं 10 12 20 25 जितनी भी पेंसिल्स पड़ी, उनमें से अब पूछा जा रहा है कि आपकी कौन सी हैं।
अब उनमें से कोई एक आपकी होगी या चंद एक आपकी होंगी, तो सिलेक्शन एंड लिमिटेड नंबर जहां पे होगा वहां पे विच होगा। विच ऑफ यू हैज डन दिस, आप में से किसने ये किया है। अब दो बंदे खड़े हैं या दो में से ज्यादा खड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है, तो पूछा जा रहा है कि आप में से किसने किया है, किसी एक ने किया है, यानी सिलेक्शन आ गई। ठीक है, विच ऑफ द बाइक्स डू यू लाइक बेस्ट, तो इन बाइक्स में से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी है। अब वो दो बाइक्स भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, उनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट करेंगे, आप बताएंगे कि मुझे ये वाली पसंद है। विच विल यू लाइक, आप किसे पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप किसे में कुछ भी हो सकता है, बाइक्स है, बुक्स हैं, पेंसिल्स हैं, घर है, कोई भी चीज है। ठीक है, बंदे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से पूछा आप किसको पसंद करेंगे, तो इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन जी। तो व्हाट जो है ये ध्यान में रखना है कि हु तो पर्सन्स के लिए, विच जो है पर्सन एंड थिंग्स के लिए, व्हाट के साथ पर्सन्स का तो कोई तल्लक नहीं है, व्हाट में पर्सन नहीं आएगा, व्हाट सिर्फ चीजों के लिए ही यूज होता है। जैसे व्हाट हैव यू सीन, आपने क्या देखा है, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, व्हाट आर दीज स्टेन्स ऑन योर पैंट, ये आपकी पैंट के ऊपर दाग कैसे हैं। तो ये अब इनका अगर हम क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करें तो क्या होगा, वी एक्सपेक्ट द आंसर टू बी द नेम ऑफ अ थिंग, किसी चीज का जो है वो नेम होगा ना इनके आंसर में। जैसे व्हाट हैव यू सीन, आई हैव सीन अ चेयर। ठीक है, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। व्हाट आर दोज स्टेन्स, दोज आर आइसक्रीम स्टेन्स ऑन माई पैंट। ठीक है, तो यहाँ पे चीज ही है, यानी जो व्हाट है ये चीजों के लिए, चीजों को पूछने के लिए जो है सिर्फ चीज, यानी व्हाट के साथ आपने बस ये ध्यान में रखना है कि पर्सन जो है ये उसको रिफर नहीं करता। अच्छा जी, नेक्स्ट है यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड पोजेसिव फॉर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट जो है इसमें गलतियां करते हैं, उनको कंफ्यूजन होती है कि अब हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि ये जो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये व्हाट के तौर पर कैसे यूज होता है, सॉरी ये आपका नॉमिनेटिव फॉर्म में कैसे यूज होता है, एक्यूजेटिव फॉर्म में कैसे यूज होता है और पॉजेसिव फॉर्म में, यानी डिफरेंट केसेस के लिहाज से हम इसको स्टडी करने की कोशिश करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं हु की। हु जो है इसकी नॉमिनेटिव यानी कि जो सब्जेक्टिव फॉर्म हु है, और ये पॉजेसिव फॉर्म इसकी जो है वो हुज है, इसकी जो एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो हुम है, हुम भी है, और बाज दफा हु जो है ये भी एक्यूजेटिव फॉर्म में यूज हो जाता है, ये आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा। और ये तीन ही फॉर्म है, यानी नॉमिनेटिव फॉर्म में हु होगा, चाहे मैस्कुलिन है, चाहे फेमिनिन है, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है। इसी तरह बाकी दो में भी ऐसे ही है कि ये तीन फॉर्म्स ही हैं, मैस्कुलिन या फेमिनिन से, सिंगुलर या प्लूरल से ये फॉर्म्स चेंज नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इन डिफरेंट सेंटेंसेस में इनको यूज करके देखते हैं। हु प्लेड द गेम, गेम किसने खेली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हु जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हो रहा है, नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज हो रहा है। ये हमें कैसे पता चला, इस चीज को समझने के लिए पहले इससे पहले एक और पॉइंट को समझें। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस has no antecedent expressed in the sentence because the antecedent is unknown। जी, यानी कि आपका जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये जब किसी सेंटेंस के अंदर यूज होता है तो वहां पे उस सेंटेंस के अंदर एंटीसीडेंट एक्सप्रेस नहीं होता, ये बात ज़हन में रखनी है। अब एंटीसीडेंट क्या होता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन जिसको आपका जो प्रोनाउन है वो रिफर कर रहा होता है उसका एंटीसीडेंट है। अब अमूमन क्या होता है कि जहां पे भी आपका सेंटेंस में कोई प्रोनाउन लगा हुआ है तो उसका एंटीसीडेंट भी जो है वो साथ ही एक्सप्रेस हुआ होता है, नजर आ रहा होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिस सेंटेंस में यूज हुआ होगा वहां पे उसका एंटीसीडेंट एक्सप्रेस नहीं हुआ होगा सेंटेंस के अंदर। उसकी वजह यह है कि एंटीसीडेंट का हमें पता ही नहीं है। एंटीसीडेंट का पता नहीं है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज किया हुआ, उसकी जगह उसको उस एंटीसीडेंट के बारे में पूछने के लिए हमने उसको यूज किया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जहां पे जिस सेंटेंस के अंदर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हो गया है उस सेंटेंस के अंदर उस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट एक्सप्रेस नहीं हुआ होगा। उसकी वजह यह है कि एंटीसीडेंट का हमें पता नहीं है, इसीलिए हमने उसके बारे में पूछने के लिए ही तो हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को यूज किया है जी। तो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, यही वजह है कि क्वेश्चन पूछा गया है। Here who is the subject of the verb play because who can be replaced by a subject। जी, अब यहाँ पे क्या हो गया, who जो है ये नो डाउट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन चूंकि एंटीसीडेंट एक्सप्रेस नहीं है तो ये आप वर्ब जो वर्ब प्ले है
इसके सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। अब सब्जेक्ट के तौर पे कैसे यूज हो रहा है, हमें क्यों पता लग रहा है? उसकी वजह ये कि ये सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढे, फर्ज करें हम इसका जवाब देखें, हु प्लेड द गेम, तो अब इसका जवाब क्या होगा? फर्ज करें अली प्लेड द गेम, अली ने गेम खेली है। अली क्या है? अब सब्जेक्ट है। अब अली को रिप्लेस किया हुआ है हु ने, क्योंकि अली के बारे में हमें पता नहीं था, पूछने वाले को पता नहीं था, इसलिए अली की जगह हु लगाया हुआ है। हु चूंकि एक सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए ये इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो हु हमारा किस केस में आ रहा है? फिर नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है जी। नेक्स्ट देखें, whom do you want to play। अब इस सेंटेंस में क्या है? आप किससे खेलना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे whom क्या है? एक्यूजेटिव फॉर्म में यूज हुआ है। वजह क्या है? Here whom is the object of the verb want, ठीक है, because whom can be replaced by an object। हाँ जी, यहाँ पे क्या हुआ है? जो वर्ब want है उसका whom जो है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। भाई ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे यूज हो रहा है ये हमें कैसे पता लगा? उसकी वजह ये है कि ये ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। ऑब्जेक्ट को कैसे रिप्लेस कर रहा है? आप इस क्वेश्चन का आंसर देखें। फर्ज करें पूछने वाला पूछता है किसी से whom do you want to play, आप किससे खेलना चाह रहे हैं, तो आगे से जवाब आता है I want Ali to play, तो मैं अली से खेलना चाहता हूं या मैं चाहता हूं कि अली खेले। अब क्या ये इसका आंसर है। अब जरा इसमें गौर करें, आई क्या है? सब्जेक्ट है। वांट क्या है? वर्ब है। अली क्या बन रहा है? अली ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का जो यानी जो वर्ब है वांट, उसके एक्शन को रिसीव कर रहा है। अब ये होम किसको फिर रिप्लेस कर रहा है? ये अली को रिप्लेस कर रहा है। तो अली क्या है? अली ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि वांट वर्ब वांट का अली क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि एक्शन को रिसीव कर रहा है। और अली को रिप्लेस किया हुआ होम ने। अली को क्यों रिप्लेस किया होम ने? क्योंकि अली के बारे में पूछने के लिए होम लगा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अली इसका एंटीसीडेंट है जो एक्सप्रेस नहीं हुआ, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि होम जो है ये चूंकि वांट के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, इसलिए क्या है? ये होम इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो होम क्या है? एक्यूजेटिव केस के अंदर यूज हुआ है। अच्छा, एक और सेंटेंस देखें, टू होम डू यू वांट टू प्ले, आप किसके साथ खेलना चाह रहे हैं। अब ये सेंटेंस की फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट होगी है, क्वेश्चन वही है, उसका मफहूम वही है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फिर जो है होम ये एक्यूजेटिव फॉर्म में। अच्छा जी, यहाँ पे क्यों ये एक्यूजेटिव फॉर्म में यूज हुआ है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे क्या है, होम जो है ये प्रेपोजिशन टू का जो है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब इसका आंसर भी यही बन रहा है, आई वॉन्ट अली टू प्ले। तो यहाँ पे अली क्या है? आई वॉन्ट अली टू प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे अली क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस अली को ये होम रिप्लेस कर रहा है, इसका एंटीसीडेंट अली ही है, ठीक है, ये कोई भी नाम हो सकता है। तो इसलिए ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे होम क्या था? ये वर्ब वांट का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। यहाँ पे क्या है? ये प्रेपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है या एक्यूजेटिव फॉर्म के अंदर यूज हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड एट द फेयरवेल, फेयरवेल पर क्या हुआ। अब यहाँ पे देखें, अब ये वाला जो व्हाट है ये किसके तौर पे यूज हो रहा है? नॉमिनेटिव के तौर पे यूज हो रहा है। उसकी वजह क्या है? नॉमिनेटिव के तौर पे ये इसलिए यूज हो रहा है कि ये आपका जो व्हाट है ये वर्ब हैपन का क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव फॉर्म को नॉमिनेटिव कहते हैं। अब ये सब्जेक्ट क्यों बन रहा है? क्योंकि ये किसी ऐसे नाउन को रिप्लेस कर रहा है कि जो के सेंटेंस में सब्जेक्ट का किरदार अदा कर रहा है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर को अगर देखें, व्हाट हैपन एट द फेयरवेल, फेयरवेल पे क्या हुआ, तो इसका जवाब फर्ज देखें, एन एक्सीडेंट हैपन एट द फेयरवेल, फेयरवेल के ऊपर एक हादसा रोनमा हुआ। अब इस सेंटेंस में देखें, हैपन क्या है? वर्ब है। तो एन एक्सीडेंट क्या है? इस सेंटेंस में क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। एन एक्सीडेंट को क्या चीज रिप्लेस कर रही है? व्हाट रिप्लेस कर रहा है। तो इसका मतलब व्हाट जो है ये सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे जो व्हाट है ये आपका वर्ब हैपन जो है उसका सब्जेक्ट बन रहा है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसलिए हम फिर क्या कहेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर व्हाट जो है ये क्या है? ये नॉमिनेटिव फॉर्म के अंदर यूज हुआ। नेक्स्ट देखें, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या है? वर्ड वही है, व्हाट ही है, लेकिन यहाँ पे ये एक्यूजेटिव फॉर्म में। अब यहाँ पे ये एक्यूजेटिव फॉर्म में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो व्हाट है ये वर्ब वांट का ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट क्यों है उसके लिए हमें इसका आंसर देखना पड़ेगा। फर्ज करें इसका हम आंसर देते हैं आई वॉन्ट अ बाईसाइकिल, मैं बाईसाइकिल चाहता हूं। तो यहाँ पे आप देखें ना, आई क्या है, सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है, बाईसाइकिल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो वर्ब का एक्शन है उसको रिसीव कर रहा है कि बाईसाइकिल को चाहा जा रहा है। तो अब व्हाट किसको रिप्लेस कर रहा है, व्हाट आई को रिप्लेस नहीं कर रहा, व्हाट एक्चुअली किसको रिप्लेस कर रहा है, बाईसाइकिल को रिप्लेस कर रहा है। तो बाईसाइकिल क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये वांट का ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा व्हाट क्या है, यहाँ पे ये आपका जो वर्ब वांट है उसका ऑब्जेक्ट मान रहा है, इसलिए ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, एक्यूसिटिव फॉर्म है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब देखें वर्ड सेम ही है, तो व्हाट यहाँ पे भी व्हाट है, यहाँ पे व्हाट है, लेकिन ये बात आपने अपनी सेंस से समझनी है कि यहाँ पे व्हाट क्या है, नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज हुआ है, यहाँ पे व्हाट जो है ये एक्यूसिटिव केस के अंदर यूज हुआ है। अगर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये केस क्या होते हैं, नॉमिनेटिव क्या है, एक्यूसिटिव क्या है, पोजेसिव क्या है, तो अगर आपको ये नहीं पता तो इसके लिए आप इसकी रेलिवेंट वीडियो देखें, जो है केस फॉर्म्स ऑफ नाउन एंड केस फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन, इन दोनों वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो भी नीचे दे दिए गए हैं। तो आप वहां से इन वीडियोस को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये नॉमिनेटिव केस क्या होता है, एक्यूसिटिव केस क्या होता है, कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। अच्छा जी, आगे एक और हम अब देखते हैं, व्हाट देख लिया, अब हम बात करते हैं विच की। विच इज योर बाईसाइकिल, आपकी बाईसाइकिल कौन सी है। अब यहाँ पे फर्क देखें, यहाँ पे चूंकि व्हाट था तो व्हाट में तो जस्ट जनरली पूछा गया, विच आ गया ना, इसका मतलब है सिलेक्शन है, यानी बाईसाइकिल दो खड़ी हुई हैं, दो से ज्यादा है, उनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी कौन सी है, तो सिलेक्शन आ गई, ठीक है, और लिमिटेड नंबर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पे विच क्या है, ये नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज हुआ है। कैसे पता चला, क्योंकि ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। सब्जेक्ट को कैसे रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे आप इसका जो है आंसर देखें, विच इज योर बाईसाइकिल, दैट ब्लू कलर बाईसाइकिल इज माइन। मिसाल के तौर पे वहां पे एक लाल रंग की बाईसाइकिल खड़ी है, एक ब्लू रंग की खड़ी हुई है, तो आप वो जवाब देने वाला जवाब दे रहा है कि वो जो आपकी नीले रंग वाली है ना, वो बाईसाइकिल मेरी है। तो दैट ब्लू कलर बाईसाइकिल इज माइन, इसमें देखें यहाँ पे दैट ब्लू कलर बाईसाइकिल जो है, एक्चुअली बेसिकली बात हो रही है साइकिल की। तो बाईसाइकिल जो है ये क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, और विच जो है ये किसको रिप्लेस कर रहा है, ये बाईसाइकिल को ही रिप्लेस कर रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे विच क्या है, ये नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज हुआ है। नेक्स्ट देखें, विच बाईसाइकिल डू यू वांट, आप कौन सी बाईसाइकिल चाहते हैं। अब यहाँ पे वर्ड वही है, विच ही है, लेकिन ये एक्यूसिटिव फॉर्म में यूज हुआ है। वजह, क्योंकि विच जो है ये यहाँ पर वर्ब जो वांट है उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। क्यों, ये बात हमें आंसर से पता चलेगी। विच बाईसाइकिल डू यू वांट, आपको कौन सी बाईसाइकिल चाहिए, इसका जवाब है आई वांट दैट ब्लू कलर बाईसाइकिल, मैं वो ब्लू कलर वाली जो बाईसाइकिल है वो चाहता हूँ। अब यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट है, वांट क्या है, वर्ब है, दैट ब्लू कलर बाईसाइकिल ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वांट के जो एक्शन है इसको रिसीव कर रहा है, जो बाईसाइकिल है उसको चाहा जा रहा है। और ये जो ऊपर वाला विच है ये किसको रिप्लेस कर रहा है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, बाईसाइकिल है। तो इसका मतलब है ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ये वांट के एक्शन को रिसीव हो रहा है, तो इसलिए विच यहाँ पे एक्यूसिटिव फॉर्म में यूज हो रहा है। तो अगेन ऊपर व्हाट की तरह आप देख सकते हैं कि विच यहाँ पे भी वर्ड वही है, यहाँ पे भी वर्ड वही है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में विच नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है, नीचे वाले सेंटेंस के अंदर विच क्या है, ये आपका एक्यूसिटिव फॉर्म के अंदर यूज हुआ है। अच्छा जी, ये तो होगी मतलब बात यहाँ तक क्लियर है, ये सारा टॉपिक। अब इसमें एक एडिशनल बात है, मैंने आपको यहाँ कहा था कि हु की नॉमिनेटिव फॉर्म हु है, हुज जो है पोजेसिव है, और इसकी एक्यूसिटिव फॉर्म हुज है। अब हु जो है ये नॉमिनेटिव फॉर्म है, लेकिन बाज औकात जो हु है, ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, हु जो है ये एक्यूसिटिव फॉर्म के अंदर भी यूज हो जाता है। अब ये कैसे यूज होता है इसको जरा समझें कि ये हु जो है, ये समझे इस बात को कि जनरली ये नॉमिनेटिव ही है फॉर्म, लेकिन हु जो है एज एन ऑब्जेक्ट एक्यूसिटिव फॉर्म में भी यूज होता है। वो कैसे यूज होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये सेंटेंस देखें, होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। अच्छा, ये सेंटेंस ठीक है। अब यहाँ पे देखें होम क्या है, पहली तो बात है फॉर्म से ही पता चल गया है कि होम जो है ये हु की एक्यूसिटिव फॉर्म है, ना भी हो तो हमें पता चल जाता है कि ये वांट को एक्शन को रिसीव कर रहा है होम, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये एक्यूसिटिव फॉर्म है हु की। अच्छा, अब इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, हु डू यू वांट टू मीट टू, आप किससे मिलना चाहते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब क्या बना था, whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं।
हु डू यू वांट टू मीट यू, आप किससे मिलना चाहते हैं, इसका भी मफहूम यही है। बस फर्क ये है कि जब आपने हु यूज करना है तो ये साथ में प्रेपोजिशन टू जरूर लगाएंगे, यहाँ पे नहीं है। हुम डू यू वांट टू मीट, भाई सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन आपने हु से बनाना है सेंटेंस को। हु डू यू वांट टू मीट टू, आप किससे मिलना चाहते हो, तो यहाँ पे आप इसके टू लगाएंगे। अब इस सेंटेंस में अब ये हु क्या है, ये यहाँ पे तो पता चल गया था ना देख के, क्योंकि फॉर्म डिफरेंट है, हु की डिफरेंट फॉर्म है ना, हुम एक्यूजिटिव। अब यहाँ पे हु जो है, अगर आप सेंस को नहीं समझेंगे तो आप गलती कर जाएंगे, आप कहेंगे यहाँ पे हु यूज हुआ है तो बस ये तो नॉमिनेटिव फॉर्म है, लेकिन ये नॉमिनेटिव फॉर्म में यहाँ पे यूज नहीं हुआ, यहाँ पे ये यूज हुआ है किसमें, ये एक्यूजिटिव फॉर्म में यूज हुआ है। उसकी वजह ये हमें कैसे पता चला, होम डू यू वांट टू मीट टू, इसका आंसर देखें। फर्ज करें आई वांट टू मीट अली, आई क्या है, सब्जेक्ट है, वांट क्या है, वर्ब, अली क्या कर रहा है, वो वांट के एक्शन को रिसीव कर रहा है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हु किसको रिप्लेस कर रहा है, अली को रिप्लेस कर रहा है ना, तो अली तो ऑब्जेक्ट मान रहा है, इसका मतलब है ये यहाँ पे एक्यूजिटिव फॉर्म में यूज हुआ है। तो ये जस्ट आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए बात बताई है कि आपका जो हु है ये है नॉमिनेटिव फॉर्म ही, लेकिन ये बाज औकात एक्यूजिटिव केस में भी यूज हो जाता है, यानी एक्यूजिटिव फॉर्म में, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि हुम भी है और हु के तौर पे भी ये यूज होता है। अच्छा एक और एग्जांपल देखें, टू हुम, अच्छा टू हुम वर यू लुकिंग, आप किसे देख रहे थे। अब यहाँ पे नजर आ रहा है हुम से पता चल गया कि एक्यूजिटिव फॉर्म है, लेकिन इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हुम वर यू लुकिंग टू, आप किसको देख रहे थे, इसका भी वही मफहूम है। इसका टू हुम वर यू लुकिंग, आप किसे देख रहे थे, हु वर यू लुकिंग टू, आप किसे देख रहे थे, इसका भी वही मफहूम है। अब यहाँ पे हमने हु यूज किया है तो यहाँ पे टू लगेगा एंड पे, ये आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे अब जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता कि जो हु है ये एक्यूजिटिव फॉर्म में भी यूज हो सकता है, वो अकेला फॉर्म देख के तो वो डिसाइड कर लेगा कि ये नॉमिनेटिव फॉर्म है, तो जवाब उसका गलत हो जाएगा। आपने सेंटेंस को देखना है, हु आर यू लुकिंग टू, आई वाज लुकिंग टू अली, तो ये अली क्या है, ऑब्जेक्ट है, हु अली को रिप्लेस कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये एक्यूजिटिव फॉर्म के अंदर यूज हुआ है। और ये मैंने आपको नॉलेज क्यों दी है, ये एडिशनली एक बात आपको क्यों बताई है, उसकी वजह ये है, इन मॉडर्न इंग्लिश accusative who is more usual than whom, especially in the speaking जो है स्पोकन इंग्लिश में। देखें आजकल की जो इंग्लिश है ना मॉडर्न इंग्लिश, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम क्या करते हैं, हु को एक्यूजिटिव के तौर पे लेते हैं, यानी ये जो सेंटेंस है ना, होम डू यू वांट टू मीट, जो ये कम प्रेफर किया जाता है, इसको ऐसी ज्यादातर ऐसी आजकल में हु डू यू वांट टू मीट टू, यानी जो हुम है ये बहुत कम यूज होता है, हुम के बजाय ज्यादातर आजकल क्या है मॉडर्न इंग्लिश में, आप पुरानी कोई तहरीर पढ़ रहे हैं तो उसमें हुम यूज होगा, आजकल की कोई तहरीर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि हुम बहुत कम यूज होगा, ज्यादातर हु ही यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और स्पोकन इंग्लिश में तो हुम जो है बहुत कम यूज होता है, हु ही यूज होता है, यानी एक्यूजिटिव जो हुज है, हु यानी एक्यूजिटिव फॉर्म में जो हु है इसी को प्रेफर करते हैं किससे, हुम के ऊपर, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है जी। नेक्स्ट अब हमारा एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन ही आप कह लें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक और चीज है कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हाँ जी, ये कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, व्हेन अ सफिक्स एवर। अब ये आपको अगर सफिक्स का नहीं पता तो रेलेवेंट वीडियो आप देखें, लिंक नीचे दे दिया है, सबके लाके। सफिक्स यानी ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के साथ एडिशनली आखिर में लगता है उसको हम सफिक्स कहते हैं। तो ये एवर है, ये एवर जब आप लगा देते हैं, यानी व्हेन अ सफिक्स एवर इज अटैच्ड टू द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, whom, which and what, then they are called as compound relative pronoun। जी, यानी जो आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उनके साथ जब हम सफिक्स एवर लगा देंगे तो जो पूरा कंपाउंड वर्ड बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव, कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब एक वर्ड के दो हिस्से होते हैं ना, दो हिस्सों को मिलाने से एक वर्ड बनता है, उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो जब आप एवर लगाएंगे एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ तो वो कंपाउंड वर्ड बन गया, तो उसे हम कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसा कि कौन कौन से, हु एवर, हुम एवर, विच एवर, व्हाट एवर। अच्छा, अब सवाल ये है कि इंट्रोगेटिव, ये जो कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इसको हमारे बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है, लेकिन ये आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा जब आप इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। तो अभी हम इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं, इनको डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर यूज करके देखते हैं। लेकिन चूंकि बोर्ड खत्म हो गया तो अब ये स्लाइड चेंज होने लगी है, पहले आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें, यानी जो अब चेंज हो रहा है तो नया जो स्लाइड आएगी उसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके लिए मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए बोर्ड के सामने से हट जाता हूँ।
जी, तो इनको यूज करते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस में। Whoever gave you this, आपको ये किसने दिया है। Whomever you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं। Whatever are you doing, आप क्या कर रहे हैं। अब देखें, अगर यहाँ पे ever now who gave you this, इसका भी यही मतलब बन रहा है कि आपने ये क्या दिया है। Whomever you want to के बजाय अगर हम यहाँ पे लिख दें whom you want to meet, तो इसका भी यही बन रहा है आप किससे मिलना चाहते हैं। Whatever के बजाय अगर what कर दें what are you doing, तो आप क्या कर रहे हैं, तो whom तो ही बन रहा है। फिर हमने यहाँ पे ये सफिक्स एवर क्यों यूज किया है। देखें, एवर से मुराद ये है कि इसमें थोड़ी सी सेंटेंस के अंदर इंटेंसिव टोन देने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इंटेंसिव टोन से मुराद ये है कि ये जब एवर साथ लगा देंगे तो बेसिकली ये जो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जो कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अब बन गया है, ये आपके एंटीसीडेंट को एम्फसाइज करेगा, उसके ऊपर एम्फेसिस डालेगा। उसकी मिसाल ऐसे है कि फर्ज करें अगर मैं ये कहूँ कि आपको ये किसने दिया है, ये एक सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं इससे इस तरह से कहूँ आपको ये किसने दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि देने वाले पे ज़रा मैं मेरा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके ऊपर एम्फेसिस डाल रहा हूँ, इंटेंसिव टोन आ गई। इसी तरह यानी अगर ये हो हु गेव यू दिस, आपको ये किसने दिया है, ये सिंपल क्वेश्चन। अगर इस तरह से आ जाए हु एवर गेव यू दिस, आपको ये किसने दिया है। ठीक है, ये इस तरह से इसकी टोन आएगी। तो इसी तरह whomever you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं, सिंपल सॉरी अगर एवर नाउ whom you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल टोन है। लेकिन अगर बात करें whomever you want to meet, तो फिर क्या होगा, आप किससे मिलना चाहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे बात करते हुए अक्सर ही हम जो है ये जो स्ट्रेस है बास वर्ड्स के ऊपर बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी मीनिंग और मफहूम जो है बदल जाते हैं। तो बेसिकली ये आपका जो एंटीसीडेंट है, ठीक है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है, उसके ऊपर स्ट्रेस देने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसी तरह व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से हो व्हाट एवर आर यू डूइंग, तो फिर क्या बन जाएगा, फिर अपने आप क्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, जैसे हम बात करते हैं यार आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सिंपल बात है। तो हम कहते यार आप कर क्या रहे हैं, तो उसको स्ट्रेस दे रहे हैं ना जब, तो स्ट्रेस के लिए फिर ये आपका व्हाट एवर जो है यूज होगा। तो इसलिए कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी ये रखना है आप कि ये क्या होते हैं और ये यूज क्यों होते हैं। जी, तो यही बात आगे मैंने लिख भी दी है। whoever, whichever and whatever are intensive in nature, यानी कि दे प्लेज एम्फेसिस ऑन देयर एंटीसीडेंट, वो अपने एंटीसीडेंट के ऊपर स्ट्रेस देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए यूज होते हैं। अच्छा जी, अब आखिर में एक और आपके जनरल नॉलेज के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आप क्वेश्चंस पे जरा गौर करें। व्हाट आर यू, व्हाट इज ही, व्हाट इज दिस गर्ल। अब यहाँ पे ये जो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो व्हाट है ना, ये बेसिकली किसी सब्जेक्ट को, किसी नाउन को, यानी इसका कोई एंटीसीडेंट, किसी एंटीसीडेंट को ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा। ठीक है ना, एक्चुअल में व्हाट जो है यहाँ पे ये किसी नाउन को, किसी प्रोनाउन को ये रेफर नहीं कर रहा, ये रेफर कर रहा है प्रोफेशन को या एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, यानी आपको ये पता है कि जो व्हाट है इसका पर्सन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन अगर व्हाट जो है ये किसी पर्सन के साथ यूज हो गया है, तो इसका मतलब है बात उस पर्सन की नहीं हो रही, उसके प्रोफेशन की या उसकी एम्प्लॉयमेंट की हो रही है। मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना पहले, यहाँ पे जब हम यूज देख रहे थे कि हु जो है ये पर्सन के लिए है, जो आपका विच है ये पर्सन और थिंग्स के लिए, व्हाट जो है इसका पर्सन के साथ कोई चीज ताल्लुक नहीं है, ये हमेशा जो है चीजों के लिए यूज होगा। लेकिन अगर किसी जगह पे व्हाट किसी पर्सन के साथ यूज हो गया, तो आपने ज़हन में रखना है कि बात पर्सन की नहीं हो रही, उसके एम्प्लॉयमेंट या उसके प्रोफेशन की हो रही है। व्हाट आर यू का मतलब ये है कि अली करता क्या है। व्हाट इज ही का मतलब क्या है कि वो क्या करता है। व्हाट इज दिस गर्ल, ये लड़की क्या है नहीं बन रहा, इसका मफहूम इसका बनेगा ये लड़की क्या करती है। व्हाट आर यू, आप क्या है नहीं बन रहा, इसका मतलब है आप क्या करते हैं। व्हाट आर यू, आप क्या करते हैं। व्हाट इज ही, वो क्या है, वो क्या है का मतलब यही है ना कि वो डीसी लगा हुआ है। ठीक है, वो क्या करता है। ठीक है, तो व्हाट आर यू, इसका आंसर क्या बन रहा है, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। व्हाट इज ही, वो क्या है, इज एन इंजीनियर, वो इंजीनियर है। व्हाट इज दिस गर्ल, ये लड़की क्या है, दिस गर्ल इज डॉक्टर या शी इज अ डॉक्टर। अच्छा, तो लेकिन
आजकल ये कॉमन नहीं है। आजकल क्या है, यानी व्हाट आर यू, व्हाट इज ही, ये नहीं पूछा जाता। किसी का प्रोफेशन पूछना हो तो ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। आप क्या करते हैं इसका मुराद यही है कि आप क्या काम करते हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, आपकी जॉब क्या है। या अगर मतलब यू नहीं है, ही है या शी है, तो व्हाट डज ही डू, वो क्या करती है, वो क्या करती है, मतलब उसका एम्प्लॉयमेंट क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है। तो ये आजकल मोर कॉमन है। अच्छा, ये तो था व्हाट का। अगर व्हाट के बजाय हु आ जाए, हु आर यू, ठीक है, जैसे था ना व्हाट आर यू, हु आर यू, जैसे था व्हाट इज या व्हाट इज ही या व्हाट इज शी की जगह पे अगर आ जाए हु इज ही या हु इज शी। तो अगर हु आ जाए तो फिर बात प्रोफेशन की नहीं हो रही, फिर बात एम्प्लॉयमेंट की नहीं हो रही, फिर बात किसकी हो रही है, फिर व्हाट इज ही आर हर नेम एंड फैमिली। यानी जब व्हाट आ गया किसी पर्सन के साथ तो इसका मतलब है उसका एम्प्लॉयमेंट है, उसका प्रोफेशन पूछा जा रहा है। लेकिन अगर हु आ गया है तो इसका मतलब यह है कि उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो बंदा है कौन, उसकी फैमिली क्या है, यानी उस पर्सन के बारे में। व्हाट के साथ पर्सन आ गया तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, उस पर्सन के प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अगर हु के साथ पर्सन आ रहा है तो फिर उस पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है। और पर्सन के बारे में क्या पूछा जा रहा है, उसका नाम पूछा जा सकता है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि हु आर यू, या अगर ये पूछा जाए हु इज ही या शी, तो इसका जवाब क्या होगा, फर्ज करें हु आर यू, तो इसका जवाब मैं दे रहा हूँ आई एम अली। या हु इज शी इज मिसेज अहमद, हु इज ही इज मिस्टर नवीद। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ये आपने याद रखनी है। तो वैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हमारा टॉपिक खत्म हो गया। ये बात एक और आपको बता दूं, ये हमारी कौन सी है, टेक्स्ट वीडियो है। टेक्स्ट वीडियो के बाद एक करेक्शन ऑफ एरर वाली वीडियोज है, उसके अंदर जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के यूज करते हुए स्टूडेंट्स कॉमन एरर्स करते हैं उसकी निशानदेही की जाएगी, उनको करेक्ट कैसे किया जाएगा वो भी बीच में साथ में बताया जाएगा। और उस एक्सरसाइज का आपको फायदा ये होगा कि आपको गलतियों की निशानदेही भी हो जाएगी, उसकी करेक्शन भी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो कुछ आपने पढ़ा है ये रिवाइज भी हो जाएगा। और आप उसको अगर असेसमेंट के तौर पे यूज़ करेंगे, पहले आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें फिर उस लेक्चर को सुने, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी असेसमेंट हो जाएगी कि आपको इस टॉपिक की समझ कितनी आई है। तो एक टेक्स्ट वीडियो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के ऊपर, फिर इसके बाद एक करेक्शन ऑफ एरर्स वाली वीडियो है, और उसके बाद आखिर में तीसरे नंबर पे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करवाई गई है। वो आपकी असेसमेंट भी है, वो आपकी प्रैक्टिस भी है। इसलिए अगर आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के टॉपिक को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह समझना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है, गलतियाँ ज़्यादा करते हैं स्टूडेंट इसमें, तो आप जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जो करेक्शन ऑफ एरर वाली वीडियो है और इसकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली वीडियो उसको भी ज़रूर देखें। और ये जो वीडियो है मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको देख लेने के बाद आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।